क्वेश्चन 1 में था ए ने एक लोन लिया है 1 मिलियन का, यकम जनवरी 12 को वो लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट है 15% पर एनम, और ये लिया है उसने फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो इसका मतलब ये जो लोन है ये स्पेसिफिक लोन, कौन सा लोन है जी? अच्छा, यकम मार्च या 12 पे काम शुरू हो गया, जिस दिन उसने पहली पेमेंट भी की है, ऑन विच डेट ही ऑल्सो मेड फर्स्ट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, और काम कंप्लीट हो गया 31 अक्टूबर। बड़ा सिंपल सा एक सवाल, ताकि वो जो हमने रूल पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम अप्लाई कर लें। तो चूंकि स्पेसिफिक लोन है तो हमारा रूल क्या है, कमेंसमेंट और सीजेशन का कमेंसमेंट करते हैं हम लेटर ऑफ, यानी कि लेटर ऑफ इसलिए लिखा था कि वो सारे काम जो लिखे हुए यहाँ पे वो सब हो जाएं, तो लेटर ऑफ इसलिए लिखा गया, सब इनमें सबसे लेट वाली डेट, ये सब काम इस दिन तक हो चुके हों। लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, अब लोन रिसीव्ड सवाल से देखकर बताते जाओ, यकम जनवरी को लोन रिसीव हुआ था, और वर्क स्टार्टेड, अब देखो ना, कमेंसमेंट आप यकम जनवरी से नहीं कर सकते, किसकी कमेंसमेंट है? ये ऊपर मैंने जो कमेंसमेंट लिखा हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्रू होना, वो तो यकम जनवरी से होने शुरू हो गए। अगर आपने यकम जनवरी को लोन लिया है और 31 जनवरी पे आपने कहा बैंक को मैंने नहीं लेना, ये लोन वापस ले, तो वो क्या कहेगा? 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो। तो इंटरेस्ट तो पहले दिन से एक्रू होने लग गया है, पर वो पीएनएल में जा रहा है। गला ही बैग है यार, पढ़ा के हैं, वो कहाँ जा रहा है जी? पीएनएल में। और जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है यकम मार्च को, उस दिन से ऑनवर्ड्स, लेकिन वो भी जरूरी क्या है कि कुछ पेमेंट भी हो जाए। अगर पेमेंट उसमें से नहीं हुई तो इधर इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर भी जाने देंगे पीएनएल में। खैर चले, वर्क स्टार्टेड 1 मार्च, और साल तो वही चल रहा है ना 12, और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट ये भी सेम डे पे ही आ गई। तो चलो ये अच्छा हो गया। अब सारे काम किस दिन पूरे हो रहे हैं, लोन किस दिन आ चुका, काम किस दिन शुरू हो चुका? भाई देखें, यकम जनवरी को लोन तो आ चुका था, लेकिन सारे काम इसलिए पूरे, काम भी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कमेंसमेंट किस दिन से होगी? यकम मार्च। यकम मार्च आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट है, मतलब जनवरी और फरवरी का जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में एक्सपेंस बनेगा, यकम मार्च से एसेट में ऐड होने लग जाएगा। ठीक है, सीजेशन रोक दें, कब? एसेट कॉस्ट में इंटरेस्ट को ऐड करना कब रोक दें? कब रोक दें? नहीं, जब वर्क कंप्लीट हो। फिर अगली बात मैं बाद में लिखूंगा, तो रूल तो याद करें, वर्क कंप्लीट हो जाए, जिस दिन कंस्ट्रक्शन वर्क सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, तो वो हमारा हो रहा है सवाल के अंदर यकम अक्टूबर, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। तो कमेंसमेंट डेट है यकम मार्च कैपिटलाइजेशन की, और सीजेशन डेट है, खत्म, रोक दो, 31 अक्टूबर। तो इसका मतलब पूरे साल का जो इंटरेस्ट है बैंक का, मैं मिसाल के तौर पे, अगर कितने महीने बन रहे हैं वैसे देख लो, जनवरी फरवरी नहीं है और नवंबर दिसंबर नहीं है, तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूं कि ये लोन का जो इंटरेस्ट है ये पूरे साल का 12 महीने था, 1 महीने का, पूरे साल का 12 रुपए था, तो 1 महीने का 1 रुपया, आसानी के लिए समझा रहा हूं। अगर 1 रुपया इंटरेस्ट एक्सपेंस है 1 महीने का, तो 4 महीने का एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा डेबिट, 8 महीने का एक्सपेंस 8 रुपए ये सीडब्ल्यूआईपी में चला जाएगा। बैंक को तो कैश आपने पूरे 12 ही देने हैं, या पेबल भी कर दें तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा और साथ हो जाओ। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। तुमने कल छुट्टी तो नहीं की थी? हाँ, लेट आए थे, है ना? हाँ, अच्छा जी, लेट क्या सर, आपने जब लेक्चर नंबर लिखा था तो मैं आ गया था, सलाम से पहले आ गया था। अच्छा जी, अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल में कहता है जी 1 मिलियन का लोन है और इस पर इंटरेस्ट रेट है 15% पर एनम। अब यकम जनवरी को अगर लोन आ गया है तो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी बनती है? 1000 में कर लूं अगर, तो कितना जी? 150, ठीक है, 1000। अच्छा, अगली बात ऐसे कर लेना, पेपर लिख लेते हैं थाउजेंड्स, अपना जवाब यहीं पे लिख लेते हैं जी। तो कितना? 150। अब
इस 150 में से कैपिटलाइज कितने महीने होने हैं, ये हमें बताया है हमारे इस रूल ने, ठीक है। तो 150 इंटू 8/12 कर दें, 100 को कैपिटलाइज कर दें और बाकी का बैलेंसिंग कर लें या 4/12 लिख लें, ये P&L में एक्सपेंस बन जाए। ठीक है जी, सही है। तो बिल्कुल ऐसा ही अगला भी सवाल है, तो ये अब आप खुद कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। देख ले जरा, पढ़ लें इसको, पढ़ ले जल्दी से। चलो कर ही लेते हैं यार, क्या टाइम लगना है, मैंने तो यहाँ से कर लेना, कॉपी थे पेस्ट, रूल ही बताना था ना, ज़रा याद हो जाता है थोड़ा सा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, अब एक MCQ है या एक एडजस्टमेंट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी तो जहन में बैठी हुई होंगी तो अप्लाई भी हो जाएंगी। सवाल अब जैसे मर्जी करता रहे, हम तो एक्सट्रैक्ट तक बात को लेके जाते ही हैं हर सवाल के अंदर। जैसे कि अगर मैं इसी सवाल का एक्सट्रैक्ट बना दूंगा आपको, तो P&L में क्या जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा 50 रुपए का, और बैलेंस शीट में क्या जाएगा जी, बैलेंस शीट के अंदर CWIP भी जाएगा, ठीक है। वो पता नहीं कितना था, लेकिन उसके अंदर 100 रुपया ऐड हो जाएगा। वो पता नहीं कॉस्ट अभी देखते हैं ना, बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ने बताई नहीं थी कि ये तो नहीं कि मटेरियल लेबर ओवरहेड लगना ही नहीं है, सिर्फ आपका क्या लग रहा होगा, ऐसे तो नहीं होना ना। खैर CWIP निकालते हैं अगले सवालों में जाके। ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपको CWIP नजर आने लग जाएगा, और अगर कंप्लीट हो गया ड्यूरिंग द ईयर तो ये बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको एक लोन नजर आएगा, ठीक है जी, और उस लोन क्योंकि वापसी कोई नहीं हुई तो वो लोन आपको 1000 का नजर आ रहा हो, ठीक है। इंटरेस्ट भी पेएबल नहीं बता रहा, तो ये थोड़ा ज़हन के अंदर रख के चला करें हर चीज को। अच्छा, ये दूसरे सवाल के अंदर वो कहता है बी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन यकम फरवरी, तो यहां पे क्या आ गया जी, यकम फरवरी। टू फाइनेंस द आउटले टू फाइनेंस द आउटले, ये पैसे जो हैं इसको फाइनेंस करने के लिए ही ऑब्टेन अ लोन ऑफ 300,000 ऑन 1 अप्रैल। ओह, तो लोन किस दिन आया? अब ये तो नहीं ना कि आपका काम शुरू हो गया तो भाई अब लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट ही नहीं है, जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो ऐड करेंगे, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है, तो उसने ये नहीं बताया हमें कि किस दिन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है, ठीक है। तो 31 जुलाई को 2012 ही चल रहा था ना, काम कंप्लीट हो गया। अब देख ले जरा, बी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन यकम फरवरी और लोन आया है यकम अप्रैल को। अब बेशक आप ये अज्यूम कर लें कि जिस दिन काम स्टार्ट हुआ है, भाई खामोशी केस में नॉर्मल अजम्पशन क्या है, पहली पेमेंट उसी दिन ही होती है, ठीक है, उसी दिन कर ले। फिर भी पहली पेमेंट कर भी दिया तो वो कहीं और से की होगी, अपने पास कैश पड़ा होगा उससे कर दी होगी, जनरल लोन शायद अभी जो पढ़ाए नहीं है वो आ रहे होंगे वो पड़ा होगा, वो यूज कर लिया होगा, ओन फंड्स से कर लिया होगा, ठीक है। तो अपने पैसे लगा दिए होंगे, दूसरों से नहीं लिए होंगे, लेकिन बोरिंग कॉस्ट तो इनकर होना शुरू नहीं हुई, ठीक है। इसलिए लेटर डेट रूल का रख लिया, इनमें से जो सबसे आखिरी डेट, सबसे लेट, उस दिन तो सारे ही काम हो चुके होते हैं, तो वो 1 अप्रैल बन रही है, तो फिर 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जी, 4 महीने की बोरिंग कॉस्ट आपने कर लेनी है कैपिटल। अगेन सवाल वैसा ही था, ठीक है। तो टोटल लोन, टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी है, 300,000 इंटू 12%। ये बैंक ने पूरे साल का इंटरेस्ट ले लेना है, और पूरा साल तो बैंक ने भी लोन नहीं दिए रखा, तो पहली बात तो ये है कि लोन ही यकम फरवरी को आया और पूरे सवाल में कहीं नहीं बताया, तो इसका मतलब रीपे नहीं हुआ, तो 11 महीने तक लोन रहा हमारा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, तो 11/12 कर दो, टोटल इंटरेस्ट तो इतना बनता है जो बैंक को देना है। अच्छा, वो यकम सॉरी मैं यकम फरवरी को लोन लेगा, सॉरी मैंने लगा ये, मुझे लगा ये, तो यकम अप्रैल लोन आया, तो फिर 9/12, बिल्कुल सही है। 9 महीने का इंटरेस्ट बैंक ने लेना है जी, कितना, 27 आ गया। अब कितना कैपिटलाइज कर दें इस 27 में से जी, 4 महीने लेकर आए हैं वो कैपिटलाइज कर दें हम, तो बाकी के 9 महीने है ना टोटल, बाकी के 5 महीने, ये कौन से 5 महीने होंगे, ये कौन से 5 महीने होंगे जो 31 जुलाई के बाद है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीनों को, क्योंकि लोन तो वापस हुआ नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ गया,
पहले वाला कितना है? 12। दूसरा 15, राउंड कर दिया हमने। ठीक है जी, डन हो गया। वो सही है। हाँ तो 11 हो गया ना। अच्छा 12 11.25 वो 12 नहीं 15 की जगह 11.25। हाँ कम यार, 27 टोटल है। अच्छा ये ना असल में ये 27 जो है ना, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप 27 को 4/12 और 9/12 नहीं करना चाहिए हमें। असल में हमें करना चाहिए, हमें 300 को ही लेकर चलना चाहिए। यानी कि 27 जो आ गया, अब इस ये 27 कितने महीनों का है? तो असूली तौर पे हमें क्या करना चाहिए? 4/9 और 5/9 करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बांटना है नहीं समझ आई बात की? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम और तरीके से कर लेते हैं। हम यूं कहते हैं जी कि ये जो 300 पर आपने 12% इंटरेस्ट निकाला है, इसको आपने 4/12 करना है। तो ये कितना आता है? 12। ठीक है। अच्छा हाँ, तो वो मैं तो दूसरी तरह से 27 को पकड़ लिया था, तो वो तो गड़बड़ हो रहा था। फिर 27 तो पहले 9 महीने का है, तो 9 महीने का तो 5 और 4 कर सकते हैं उसको 12 पे तो नहीं तकसीम कर सकते थे ना। ये 12% आ गया, तो ये कितना? 5/12 जी 15। अब ठीक है। तो मैंने दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर आपने 27 को ही लेकर चलना है तो क्या कर लो, तो 27 को आप कर दो, 4 महीने कैपिटलाइज हो रहा है ना, तो 27 को 4/9, 9 में से 4 कैपिटलाइज हो रहा है तो 4/9, 9 में से 5 एक्सपेंस आउट हो रहा है तो 5/9। यूं भी कर सकते थे, 27 को लेकर ये चला सकते थे काम। ठीक है, और मैं लिख देता हूं, और 27 इंटू 4/9 और 27 इंटू, वैसे बैलेंसिंग भी निकल सकता है, 5/9। ठीक है जी, और सही है। चले जब प्रॉपर सवाल फिर शुरू करते हैं। अब जी मुझे क्या चाहिए? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की वर्किंग में मैक्सिमम जो चीजें आती हैं वो हमने अपने पास रखी हुई हैं। सवाल में जो एक आधी आ जाएगी वो एक आधी ले लिया करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसमें हम बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल ऑफ कैपिटलाइजेशन या बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल रहे हैं। मार्कर्स मंगवा लो। चलो अभी ये तो चल गया, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। इसके अंदर क्या कुछ आता है जी? नंबर 1 हमने कहा था जी, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह आ जाए, लोन प्रोसेसिंग फीस, कोई कमिटमेंट फी एटसेट्रा आ सकती है। लिखते रहा करें ताकि याद रहे। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन। भाई पेपर के अंदर एमसीक्यू अगर सिर्फ जनरल लोन का हो तो ये सारी बात आपके दिमाग में होगी, इसकी वर्किंग नहीं करेंगे आप। ठीक है, लेस करते होते हैं इसमें से आप इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स। लंबी हो जाएगी कहानी, पता ही है आपको, उसी के नीचे माइनस कर रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पे लगता है? स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड्स पे, इसीलिए मैं इसी में से इसको लेस करता हूं। ठीक है, ये भी सवाल के अंदर नहीं था। और तीसरी चीज है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स के लिए रूल क्या है? हमें अमाउंट ऑफ पेमेंट चाहिए जो जनरल लोन से हुई, जिस दिन हुई वो डेट चाहिए, और एक रेट चाहिए। बाकी जनरल लोन टोटल कितनी अमाउंट का था, किस दिन आया, किस दिन गया, उस पर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, नहीं किया, पेएबल है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है, अब इस सवाल को आकर देखें तो मैं 1 मिनट के लिए ना आपको एक चीज सिखाने लगा हूं। ठीक है, जनरल लोन है जी, और ये देखो जी, ये ना मैंने डिब्बा लगा दिया। ठीक है जी, ये डिब्बा मैंने किस पे लगाया जी? जनरल लोन्स। इस पूरे डिब्बे की मुझे कोई जरूरत नहीं है पूरे सवाल के अंदर, जब मैं बोरिंग कॉस्ट का सवाल कर रहा हूं। चेक करना भी, जैसे
मैं कहता हूं जबरदस्ती करके रिसीट पेमेंट स्केड्यूल भी मैंने बनाना ही बनाना है, ठीक है। यहां पे उसने कमेंसमेंट डेट दे दी, यहां पे उसने सीजेशन डेट दे दी सवाल में, और बोला पेमेंट्स जो की हैं हमने कॉन्ट्रैक्टर को वो ये है। अब मैं जानबूझ के पूरा फॉर्मेट फिर भी बना लेता हूँ, आपको जरा पक्का तो हो जाए ना। तो वर्किंग वन मेरी क्या है जी आज, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, और इसके अंदर मुझे डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनसे बचने वाला बैलेंस जो इन्वेस्ट होगा, और जनरल लोन्स से होने वाली, यहां पे क्या लेना है हमने, रिसीट पेमेंट। इस रिसीट पेमेंट मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्शन की सारी पेमेंट्स आएंगी, स्पेसिफिक लोन की रिसीट्स और पेमेंट्स आएंगी, इवन इंटरेस्ट की भी, लेकिन जनरल लोन का ना तो आना आएगा ना जाना आएगा, ना ही उसकी इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें सिर्फ हमें इसलिए यहां पर डाल देते हैं कि जब मल्टीपल चीजें आ रही हो तो पता हो स्पेसिफिक लोन में से कितनी अमाउंट निकली और किस दिन निकली, ठीक है, सही है ना। अब ये सारा कुछ खाली रह जाना है, सिर्फ यहां पर ही अमाउंट्स आएंगी। जैसे कहता है पहली पेमेंट किस दिन हुई है, 3 लाख की रकम बोले, तो नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 अप्रैल 2016 को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट आ गई। अब कितनी पेमेंट है, 300 की। क्या मेरे पास कोई स्पेसिफिक लोन पड़ा है, आया हो या पहले से पड़ा हो, तो कोई बात नहीं, उसने कहा है, ऐसे सवाल में कह दिया करता है जनरल लोन यूज कर लेंगे, एक पूल पड़ा है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं जनरल लोन्स कितने हैं, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है ना। कितनी पेमेंट है जी, मैंने यहां पर नेगेटिव शो कर दिया। अब मुझे पता लग गया 300 की पेमेंट है, 1 अप्रैल 16 को है। अब कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जनरल लोन्स के केस में मुझे इससे सरोकार है कि जनरल लोन्स में से किस दिन कितनी अमाउंट निकली, तो 1 अप्रैल को 3 लाख निकला, ठीक है। उसके बाद दूसरी पेमेंट हो रही है जी 1 जून 16 को, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। है कोई स्पेसिफिक लोन, तो बैलेंस पहले से पड़ा हो, तो फिर ये जून 16 वाली 1 लाख की पेमेंट कहां से करेंगे हम, फिर जनरल लोन से कर देंगे। अब अमाउंट भी आ गई, डेट भी आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट पेमेंट हो रही है सितंबर, नवंबर, यकम नवंबर 2016, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ये 30 है ओनली आई थिंक। तो अकेला जनरल लोन हो तो ये होना है। अगले सवाल में दोनों मिक्स भी जो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, लेकिन उसमें से ये वाली वर्किंग स्किप कर दी थी, ये जो अब करवाने लगा हूं कि अगर जनरल लोन का एवरेज रेट निकालना पड़े तो क्या करना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन ले रहा हूं, तो मैंने कहा जी पेमेंट है 3 लाख की, रेट का मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि अगर इस डिब्बे में चाटी मार के देखो तो एक लोन तो है नहीं, एक रेट तो है नहीं। एक ही लोन होता, एक ही रेट होता, वो ले लेता, ठीक है। ये तो डिफरेंट लोन्स हैं, इनके डिफरेंट रेट्स हैं, तो कोई एवरेज रेट ही, क्योंकि ये एक जनरल पूल है, इसमें हाथ डाल के हमने कंस्ट्रक्शन में पैसे लगा लिए। कौन से वाले लोन के लगाए ये नहीं बताया होता, जनरल पूल है, ठीक है। सही है, बात समझ आ रही है। तो इसलिए इसको, इसका इंतजार है हमें, लेकिन इसके आने तक ये बाकी काम तो कर सकते हैं। किस दिन ये पेमेंट हुई, 1 अप्रैल 16 को, और इस दिन से कैपिटलाइज करना शुरू करोगे, लेकिन सीजेशन किस दिन हो रही है, 30 नवंबर को। तो अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने मंथ्स, कितने मंथ्स, 8/12 कर दिया हमने। प्लस दूसरी पेमेंट किस दिन हुई जनरल लोन से, कितनी हुई, 1 लाख, किस दिन हुई, यकम जून को। रेट का अभी तक भी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने, तो 6/12 प्लस तीसरा रह गया, वो कितना है जी, 30,000 इंटू परसेंटेज नहीं पता, ये हुई है यकम नवंबर को, तो 1/12 आ गया। ले जी, ये रूल है जी आपका, जनरल लोन्स को कैपिटलाइज कर देंगे। इनको अलग अलग ना लिख दूं ऐसे करके, जरा दूर से नजर आएगा है ये, तो ये जी ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है, कि 300 इंटू परसेंटेज अभी नहीं पता, मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये कितना आया था, 8/12,
प्लस दूसरा 100 आया इंटू पता नहीं इंटू 6/12 प्लस तीसरा आया 30 इंटू पता नहीं परसेंट इंटू 1/12। तो यहां पे आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या आ रहा है जी? 0। स्पेसिफिक लोन कोई नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम कोई नहीं। ये सिर्फ फॉर्मेट आपके सामने बनाया था ताकि आपके दिमाग के अंदर फॉर्मेट जो चल रहा है वो खराब ना हो। ठीक है जी, बस ये फिगर निकालनी है। तो यही बस हमारे पास बोरिंग कॉस्ट होगी इंशाल्लाह। अब सारे सवाल के अंदर कोई कॉन्सेप्ट में मसला नहीं आया, जैसे सिखाया था वो वैसे ही है। एक नई मुसीबत आ गई और मुसीबत क्या है? रेट। ये नॉर्मली आपके एमसीक्यूज के अंदर मैंने जहां तक देखा है एक ही लोन जनरल होता है और उसका एक ही रेट होता है, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। आपको निकालना नहीं पड़ता, लेकिन पहले वेले को पता लगता है। अगर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, इसकी एक छोटी सी वर्किंग है। ठीक है, अब वो वर्किंग मैं यहां पे कर रहा हूं जिसमें मैं निकाल रहा हूं एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ जनरल लोन्स। ये कब निकालना पड़ेगा बच्चों? ये कब निकालना पड़ेगा बताओ जी? जी कब निकालना पड़ेगा? जब जनरल लोन एक से ज्यादा हो यार, बस। और क्या, जब जनरल लोन्स एक से ज्यादा होंगे तो हमें ये रेट एवरेज निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग है, वो क्या है? देखो जी, एक चीज पहले समझो। आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो निकालते हो तो वो कैसे निकालते हो? आप कहा करते हो जी लोन है, लेट से मैं कहता हूं 5 लाख का एक लोन था, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट है उस पर 12% पर एनम, 10% पर एनम, कितना बन गया? 0.1 आ गया। ठीक है, ये आंसर क्या आता है जी? 50 रुपए। बोलो, हमने क्या किया? पूरे लोन के ऊपर सालाना इंटरेस्ट रेट लगा दिया। अब मैं कहता हूं ये लोन आया था 1 सितंबर को, तो क्या करते हो आप बाद में जाकर? आप बाद में जाकर लिखते हो मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ऐसे ही है। नवंबर 1 सितंबर को आया था तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरा ये लेट से 31 दिसंबर है, तो क्या करोगे? 4/12। आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना निकलेगा आपका? बोलो, 20। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने का एक और तरीका भी है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? आप ऐसे करो, आप कहो जी कि लोन को ही फ्रैक्शन लगा देते हैं जितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहा, यानी कि लोन को आप मंथ्स आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, अब जब इसको मंथ्स आउटस्टैंडिंग के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जरा चेक करो, 5 लाख का लोन है, ऐसा ही है। जब इसको आप करोगे कितने बटा 12? 4/12। अब इसके साथ क्या लगा दो आप? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने क्या लगाया था? रेट। ठीक है, अगर आपने अब इस पे रेट लगा दिया, ठीक है, तो रेट कितना आ रहा है जी? रेट, इस पे रेट लगाओ। रेट कितना था जी हमारा एग्जाम्पल मेरी में? कितना जी? 10%। मैंने एग्जाम्पल जो बनाई अभी बोला है ज़बानी, ऊपर वाले में सेम है ना, और कह रहा हूं ना ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, और सही है। अच्छा, अब बताओ जी, ये 5 लाख को जब 4/12 कर दिया तो अब दोबारा रेट को फिर नहीं फ्रैक्शन लगाना। जब हमने लोन को ही ऐसे समझ लिया कि 4 में, यूं समझ लिया 5 लाख का लोन पूरा साल नहीं बल्कि 5 लाख का लोन 4 महीने रहा ना, तो हमने उस लोन को ही फ्रैक्शन लगा दिया। आंसर फिर भी क्या आएगा? 20 आएगा। तो फिर ऊपर वाला गलत है, क्या है? वो भी यही होगा, मैं भी यही कहूँ जी। कितना? अच्छा, ये मैं यूं कह देता हूं, जरा राउंड करनी ही है अगर फिगर आपने, तो आप इसको 3/12 कर लें। मैं यूं कहता हूं कि जी ये लोन हमारा आया 1 अक्टूबर को। अब ठीक है, 1 अक्टूबर को लोन आया तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है? जरा राउंड फिगर आ जाएगी, बोलो। 12.5, जरा करीब हो गया। ठीक है, 12.5 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो यही काम यहां पे कर लो तो भी 12.5 ही आएगा। ये तो पक्की बात है ना, वो तो आपने बताया था। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया? असल में मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस इस तरह से निकालने की बजाय दूसरे तरीके से निकलवाऊंगा आपसे, क्योंकि जब मैंने एवरेज रेट निकालना है तो मेरी वर्किंग के लिए हेल्पफुल वही तरीका है। अभी आपको बताता हूं कि क्यों।
असल में ना हमने जब डिफरेंट लोन्स आ रहे हों तो वेट्स भी लेने होते हैं उनके, यानी कि हमने वेटेड एवरेज लेना है। ये नहीं करना आपने कि 4 लोन है तो 5, 6, 10% ऐसे करके सारे लोन्स जो हैं उनको आप इकट्ठा ही जो है वो उड़ा के रख दें, ठीक है। आपने पकड़ा हो, देखो जरा लोन पड़े हैं, कौन कितने कितने % रेट आ रहा है उसका, देखो जरा 20, 25, 18 और 12। तो 20 जमा 25 जमा 18 जमा 12 नहीं कर देना आपने, ठीक है। 20 जमा 25 जमा 18 जमा 12 नहीं कर देना, क्योंकि ये डिफरेंट अमाउंट्स के लोन्स हैं। तो जो जितना ज़्यादा है रेट को उसका उतना ज़्यादा असर पड़ना चाहिए। जितना ज़्यादा लोन है रेट के ऊपर उसका उतना ज़्यादा असर होना चाहिए ना बच्चों। इसको कहते हैं वेट के साथ एवरेज करना, वेटेड एवरेज, ठीक है। तो अगर वेटेड एवरेज मैंने लेना है तो उसके लिए मुझे ये नीचे वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उसके लिए बस ये छोटी सी वर्किंग है। बाकी मैंने आपको पहले इसीलिए ये करके दिखा दिया कि देखो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर तो सेम ही होगा, कोई मसला तो नहीं हो रहा इस बात से। देखो आपने जो मंथ्स वाला फ्रैक्शन था, पहले आपने क्या किया, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल के उसको मंथ्स से मल्टीप्लाई किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई किया। यहां आपने लोन के साथ ही फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया। अब वो लोन ही समझो 3 महीने में, आपने यूं कह दिया 5 लाख का लोन 3 महीने नहीं रहा था। 5 लाख को 3/12 करो जरा, कितना आता है? जी ठीक है, 125 का लोन आपने यूं समझ लो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा। यानी यूं कह लिया हमने कि 5 लाख का लोन 3 महीने नहीं, 125 रुपए का लोन पूरा साल। पहले भी तो यूं ही करते हो आप। ये आप कहते हो जी लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 50 पूरे साल का। नहीं, हमें पूरे साल नहीं चाहिए, हमें 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस पे परसेंटेज ये फ्रैक्शन लगाते हो। यहां पे मैंने सिर्फ ये किया है, सिर्फ इस वर्किंग के लिए कह रहा हूं, ये करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, वैसे हमेशा वैसे ही चला करेंगे, ठीक है। सिर्फ जब जनरल लोन्स का आपको एवरेज रेट निकालना पड़ जाए तो छोटा सा काम क्या करना है, ये काम करना है, ठीक है। अब मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि मैं आपको ये लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट दूं, जो कि नॉर्मली वो अगर करे इसमें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर तो वो खुद बता देता है एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग। बेसिकली पूरा साल ये लोन तो नहीं ना रहा आउटस्टैंडिंग, अगर फ्रैक्शन लग रहा है तो बस छोटी सी वर्किंग ये करनी है। अब मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए लोन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो मैं यहां पर आ गया, एक वर्किंग होगी जिसमें लोन आ जाएगा ABCD जो भी है, ठीक है। फिर उस लोन की क्या आ जाएगी जी, अमाउंट आ जाएगी टोटल। फिर मैं निकालूंगा उसके मंथ्स आउटस्टैंडिंग, कितने महीने वो साल में आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है। उसके बाद फिर जब मल्टीप्लाई करूंगा इसको, अगर मैं कह दूं कि बाद में लाइनें लगाते हैं, ठीक है, इसको मैं कह दूं जी A है लोन अमाउंट और ये B है, तो मैं क्या कर दूंगा A इंटू B कर दूंगा, वो जो मैंने ऊपर किया अभी, ठीक है। तो ये मेरा लोन आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर जब लगाना है तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा उस पर फिर दोबारा फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा बस ये काम किया। ये बात समझ आती है तो ठीक है, वरना फिर बताओ कोई और तरीका कर लेते हैं इसका। जी क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी है बस, मुझे ना आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों इस तरह से कर रहा हूं। अच्छा, अब लोन कौन कौन से है जी। अब देखो पूरा सवाल हो गया है, सिर्फ मुझे क्या चीज चाहिए थी, एवरेज रेट, जिस वजह से मुझे जनरल लोन्स को देखना पड़ा है। तो पूरे सवाल में जनरल लोन्स के अमाउंट से वैसे मुझे सरोकार को नहीं था होना। अब मैं आया, मैंने इस डिब्बे के ऊपर से पर्दा उठाया, उसका ढक्कन उठाया, इसमें 4 लोन निकले, ठीक है। लोन A 2 लाख अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट 20% है, ये 2 बातें तो लिखूं ना, 200। लोन A 200 का है और इसका रेट कितना है 20%। ये 2 बातें मुझे इस लोन A के बारे में पता लग गई, ठीक है। अगला लोन कौन सा है जी, B 500 का, इस पर रेट कितना है 25। लोन C 100, इसका रेट 18%। फिर लोन D 70, इसकी परसेंटेज। अब मसला समझ में आया, लोन्स के रेट्स डिफरेंट हैं और वेट्स भी डिफरेंट है। फिर और तो और
अगर तो सारे के सारे लोन्स ऐसे होते कोई साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक रहे हैं तो सबका मंथ्स आउटस्टैंडिंग क्या होता? 12/12, 12/12, 12/12, मतलब पूरा साल, मतलब यही अमाउंट यहां भी आ जाती। ठीक है, तो मसला नहीं था, पर अभी मसला है। इस सवाल के अंदर सब कुछ सिखाया जा रहा है ना आपको। मसला है, लोन देखना पड़ेगा कौन सा लोन कब आया, इस साल के अंदर आया, इससे पहले आया, इसमें वापस हुआ नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। अब 1 बाय 1 वो कहता है ये लोन यकम मार्च 13 को हमने लिया था। हम खड़े हैं इस वक्त 2016 में, तो 13 हमारे साल से, ये यहां पे यूं बना लो ना, ये हमारा साल शुरू हो रहा है यकम जनवरी 16 पे, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 16 पे। तो ये लोन कब लिया था? पीछे हमारे साल से पहले के। तो इसका मतलब साल के पहले दिन ये लोन क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये किस दिन रीपे हो गया? ओए हमारे साल के दरमियान में। तो ये इस साल कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? तो यहां पे मैं इसको फ्रैक्शन लगा दूं 6/12, तो ये कितना बन गया? 100। यानी यूं कह लो 2 लाख का लोन 6 महीने नहीं रहा, लाख का लोन पूरा साल रहा। ये बस ऐसे कहा गया है सिर्फ एवरेज रेट निकालने के लिए, वरना वही पुराना तरीका हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद 5 लाख के लोन की बात करते हैं। ये कब आया? यकम मार्च 15, पहले से ओपनिंग में पड़ा है। ये कब रीपे हो रहा है? 30 जून अगले साल। इसका मतलब ये तो इस साल में, पूरे साल में आउटस्टैंडिंग रहा 12/12, ये 500 का 500 ही रहा। नेक्स्ट, तीसरा लोन है यकम मार्च 16 में आया है, जनवरी फरवरी में नहीं था, 2 महीने बाद आया यकम मार्च 16 को, और 30 सितंबर 16 पे निकल गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी नहीं है। तो फिर 5 महीने नहीं है, कितने महीने हैं? यकम मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने मंथ्स? 7 मंथ्स स्टार्ट वाले हाँ आउटस्टैंडिंग रहा। 5 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, 5 मंथ्स में था, पहले 2 महीने में था नहीं, आखिरी 3 महीने में भी नहीं था, बल्कि रीपे हो गया। तो कितने मंथ्स बताओ? राउंड कर देना। 100 × 7/12 बहुत मुश्किल है। हाँ 58। और आखिरी वाले लोन के बारे में कह रहा है कि जी 70,000 का लोन है, यकम फरवरी 16 को आया है, जनवरी में नहीं था, यकम फरवरी को आ गया, 1 महीने बाद आ गया, और इसका मतलब पूरे 11 महीने, 1 महीना नहीं था, 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। बोलो 50 64। चलो अब जी ये देखो, इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं, ये भी गया। मेरे लिए रेलेवेंट सिर्फ ये वाला कॉलम है। ठीक है, ये वाला कॉलम, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट लगाने के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा मेरे लिए रेलेवेंट। ठीक है, तो बताओ जी 100 पे 20%, 500 पे 25%, 58 पर 18%, 10 पॉइंट, ये 58 एग्जैक्ट आया था, ये एग्जैक्ट 58 आया था। 100 का 7/12, तो फिर इधर भी 3 लिखो ना। अच्छा इधर 10.4 लिख रहे हो, तो नहीं तो फिर उधर भी, तो इधर भी 10 लिख लेते। अच्छा 64 पे कितने परसेंट था ये वाले लोन पे? लोन डी पे कितने परसेंट? 12% जी। 64 का 12%, ये पॉइंट, इसको 10.5 कर ले, ये लो, ये 64 एग्जैक्ट था, 2 कर लो, 7.7 कर लो, फिर मतलब राउंड करो या फिर बिल्कुल ही उड़ा दो, कोई नहीं, एवरेज ही सिखाना था। अब लोन आउटस्टैंडिंग कितना है टोटल? सारे लोन्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है? क्या कैलकुलेशन का मसला है? अच्छा बोलो फिर। 700 और इसका 152, 60.63 पॉइंट। अच्छा असल में जब मैंने लोन के साथ ही फ्रैक्शन लगा दिया तो फिर 20% रेट लगा के
इंटरेस्ट एक्सपेंस को दोबारा फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसा किया क्यों? अच्छा भला हमारी जिंदगी चल रही थी, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा ही ऐसे निकालते थे। ये 12.5 मैंने कैसे निकाला? सिंपल, लोन पे 10% लगा के फ्रैक्शन लगा दिया। फिर ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? इसकी वजह यह है बेटा कि मैंने आपसे इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी से ही आपसे रेट निकलवाना था। तो ये जो लोन इनटू मंथ्स आउटस्टैंडिंग करते हैं तो क्या आ जाता है? लोन आउटस्टैंडिंग आ जाता है। तो बेसिकली लोन आउटस्टैंडिंग निकल आया, सारे लोन्स, ठीक है, इनटू रेट। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं। मुझे अगर रेट चाहिए तो ये जो यहां लोन मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बेसिकली मैंने सारे लोन्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस पकड़ा, उसको सारे लोन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ डिवाइड किया, तो मैं पहुंच गया रेट पर। जैसे अगर आप इसी सवाल को, इसको छोड़ो, बस ये रेट उसी में निकालते हैं। तो रेट मैंने निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए था? एक चाहिए था लोन आउटस्टैंडिंग और दूसरा चाहिए था रेट। तो मैं किस पे पहुंच सकता था? सॉरी, लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए था, दूसरा चाहिए था इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि मेरे लिए क्या चीज रेलेवेंट है इस वक्त निकालनी? एवरेज रेट। तो ये असल में इसलिए मैंने इस तरह से किया था। अब ये सब करने के बाद मैं एवरेज रेट जब निकालूंगा, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट भी इसको कहते हैं जनरल लोन्स का, तो मुझे क्या चाहिए? दिमाग में चल रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट, तो रेट होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर लोन आउटस्टैंडिंग। मैं लिख भी देता हूं, रेट, सिर्फ रेट लिखता हूं। रेट किसके बराबर होगा जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय लोन आउटस्टैंडिंग इनटू 100। अब चेक कर लो जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 163.2 है, पता नहीं कैलकुलेशन तो सही है ना? ओके, फिर खैर है, 22.5 है जी, इनटू 100 है, आंसर इज 59%। ये है जी एवरेज रेट। न 20, न 25, न 18, न 12, न सिंपल एवरेज, बल्कि इसके अंदर लोन्स की अमाउंट को भी मद्देनजर रखा गया। 22 पॉइंट कितना था जी बेटा? लोन्स की प्रिंसिपल अमाउंट का भी ध्यान रखा गया और जितना वो आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि रेट के ऊपर उसका असर पड़ना चाहिए था। ठीक है जी। अब ये रेट हम ढूंढने निकले थे, तो यहां पे आके बस अब लिख दो रेट 22.59%, 22.59%। तो मुझे अगर तो सिर्फ एक ही जनरल लोन दिया होता तो ये नई मुसीबत जो बीच में पड़ी है इससे भी जान छूट जाती, इसकी जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, आंसर बता दें अब इकट्ठा। अच्छा पता है कैलकुलेटर पे यूं लिखना शुरू करना, मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखें, ये देखें, 300 इंटू 22.59% इंटू 8/12 प्लस 100 इंटू 22.59 इंटू 8/6/12 प्लस 30, ये सारा करें। कैलकुलेटर को पता है क्या प्लस क्या माइनस क्या करना है, पहले क्या बाद में, इक्वल दबाओ 50 एग्जैक्ट 57.04। चलो रुपीज इन क्या चल रहा था, मिलियन, थाउजेंड, चलो रुपीज नहीं था, डॉलर्स था। बताया करो ये मुझे, सवेर से रुपीज लिख के ना, डॉलर्स इन थाउजेंड्स, तो 50। तो इसमें क्या नई चीज सीखी जी हमने? ये तो सारा कुछ मैंने पहले ही करवाया था, इसी में स्पेसिफिक लोन आ जाता, पहले वो यूज होता, बैलेंस आता तो इंटरेस्ट इनकम आती। तो ये सारी ढेर सारी वर्किंग सिर्फ किस लिए करनी पड़ी? जनरल लोन एक नहीं था, एक से ज्यादा था। तो ये मैंने आपके एमसीक्यूज में एक ही देखा है, यानी जिंदगी आसान है, जैसे पिछला सवाल नहीं किया था, यानी ये सब नहीं करना पड़ेगा सवाल में, वो ये जनरल रेट देगा, एक ही लोन होगा उसका रेट होगा, तो बस ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। ये चूंकि आपके पास एक ही लोन होगा तो एक ही रेट आ जाएगा, तो यही लग जाएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो आपके सामने है, बस सस्पेंशन अब आपको बताना रह गया, और तो इसमें कुछ भी नहीं। ओके डन जी। यकम अप्रैल से, एक मिनट, यकम अप्रैल से अगर शुरू हुआ है तो यकम अप्रैल को उस पूल में हाथ डाल के पैसे निकाल लिए हमने, जिस पूल का पूरे साल का रेट यही रहना है, चाहे वो कोई यकम अप्रैल को पैसे निकाले या यकम जून को निकाले, या पूरे साल का रेट ले लिया ना।
नहीं 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 नहीं, इसका तो ताल्लुक ही नहीं ना हमारे प्रोजेक्ट के साथ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। ये एक ऐसा जनरल पूल है जिसके अंदर पड़े हुए पैसे किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सकते थे बिजनेस में। तो हमने पूरे साल का एक एवरेज रेट निकाला कि अब अगर इस पूल में हाथ डाल के किसी भी काम में, मिसाल के तौर पे इस पूल में हाथ डाल के आपने कोई इन्वेंट्री खरीद ली, बनी बनाई इन्वेंट्री खरीद ली, तो उसका इंटरेस्ट इन्वेंट्री के अंदर जाए, वो ऐड नहीं करते, ठीक है, एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है, लेकिन किस रेट के ऊपर चार्ज होगा, इसके ऊपर, क्योंकि इस पूल का एवरेज रेट ये निकला है। असल में जनरल लोन का रूल ही तो यही है बेटा कि ये सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि इसको हमने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, ये बिजनेस में कहीं भी इस्तेमाल हो सकते थे। तो बेसिकली ये इनकी एक कॉस्ट हमने निकाल के रख लिया अपने पास कि ये जहां कहीं इस्तेमाल होंगे इतनी कॉस्ट चार्ज होगी उनके ऊपर। अब ये कहीं भी और इस्तेमाल हो रहे थे, यकम अप्रैल को पकड़ के हमने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर दिया, तो इतनी अमाउंट। अच्छा, अब लोन तो देखो कितने ज्यादा थे, अगर इनको आउटस्टैंडिंग देखो तो ये एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग कहां पे आ रहा है, तो क्या ये सारा लोन इस्तेमाल भी हो गया यहां पे? ऐसी भी बात नहीं होती। तो जस्ट क्या हुआ, जनरल लोन में से अमाउंट निकाली, ये यहां से निकल आई है, ये अब कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो फिर एवरेज रेट के बेस पे आपने उसको कैपिटलाइज कर देना, ठीक है ना। इसका ताल्लुक नहीं, कमेंसमेंट का ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, ये आपसे अर्ज किया, इसका ताल्लुक कमेंसमेंट से नहीं है, इसका ताल्लुक है इस लोन में से जिस दिन पेमेंट निकाली हमने, उस अमाउंट और डेट, जिस दिन ये पैसा यहां से निकल आया है, ये पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस वजह से तो ऐड कर रहे हैं, इस वजह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सही है। चल अच्छा जी, इसको एजाज भाई मिटा दें, तस्वीर सही सी बना के उसके बाद